1 जनवरी 2021। जी हाँ, आज की तारीख है ये। आज ये पहला दिन है। 2021 लग चुका है। 2020 काफ़ी यादें दे के गया है, काफ़ी ज़ख्म दे के गया है। अच्छा कहने के लिए शायद ही कुछ रहा पिछले साल। हर चीज़ कहीं ना कहीं एक सबक देकर हमें गई है। उन सबक को हमें याद रखना है। उसी हिसाब से आज से और आने वाले अगले साल तक के पहले दिन, जो आज का ही दिन होगा, कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको बदलना होगा हमें। उसी बदलाव को ही शायद हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कहते हैं और कहते चले आए हैं। और अक्सर हमने लोगों से सुना है कि 1 जनवरी से, अब की नए साल से, लोग हमेशा सुनने में ऐसा ही आता था कि इस बार हम चाय छोड़ देंगे, पान छोड़ देंगे, शराब पीने वाले शराब की बात करते थे, बीड़ी पीने वाले बीड़ी की बात करते थे। यही सब ज़्यादातर रेजोल्यूशंस होते थे हमारे अपने लोगों के बीच में। लेकिन इस साल ऐसा हादसे हुए, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आईं, ऐसी पैंडमिक्स आईं, ऐसे हालात आए कि सोचना समझना सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि जब ज़मीन वाले जुल्म ज़्यादा करते हैं तो फिर आसमान वाले उनको सुधारते हैं। ये हमेशा से हुआ है। हर धर्म मज़हब में ये बातें कही गई हैं और सबने यही समझाया है कि जब जब मनुष्य गलत काम करता है, ये प्रकृति, ये कुदरत, ये नेचर उसको सज़ा देती है। तो हो सकता है हमारे कर्मों की ही सज़ा थी 2020। हमने कौन कौन सी गलतियाँ की, प्रकृति हमसे क्यों नाराज़ हुई, कुदरत हमसे क्यों खफा हुई, इसी सब चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है, ताकि 2021 में हम वो सब चीज़ें फिर न दोहराएं। होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें सब झेलना पड़ा। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा था इस देश में, हम क्या कर रहे थे, हमारी सोच क्या थी, हम क्या करना चाह रहे थे और क्या दिखाना चाह रहे थे। इन दोनों के बीच में फंसकर जो आम लोग थे, किस कदर आपस में उलझे हुए थे। इसी को राजनीति का खेल कहते हैं। और ये राजनीति का खेल एकाएक नहीं आया। ये बहुत पुरानी चीज़ें थी जो सही समय आने पे अपने आप उभर कर लोगों के सामने आ गई। 2020 याद किया जाएगा लफ़ाज़ी के लिए, बेज़ुबानी के लिए, बदज़ुबानी के लिए और गाली गलौज के लिए। जी हाँ, ये राजनीति का स्तर जो गिरता एक बार शुरू होता है तो कितना गिर जाता है, उसकी परिकाष्ठा हमने 2020 में देखी। किस तरह से राजनेताओं के बयान बेलगाम हो गए, किस तरह से नफ़रतों के बयान शुरू हुए। 2020 में एकाएक ऐसा क्या हुआ कि लोग अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना भूल गए। जिसकी जो मर्ज़ी वो बयान देता था और इन सब के वाहक थे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। इस पे ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध होना शुरू हो गई जिन पे यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन तब भी लोग यकीन करते थे, उसी को सच मानते थे, उसी सच को लेकर आगे आते थे। और दो वैचारिक लड़ाइयाँ होती थी, जो अलग अलग विचारों के लोग होते थे, आपस में वार प्रतिवार शुरू होता था और अंत कहीं न कहीं जाकर एक घृणात्मक अंत होता था। आपसी रंजिशें बढ़ती थीं, आपसी लड़ाइयाँ बढ़ती थीं, दूरियाँ बढ़ती चली जा रही थीं। लोग अपना करने में व्यस्त थे। किसी को ख्याल नहीं था कि देश का क्या होगा। शुरू करूँगा गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा बात उसमें नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि जो कुछ भी वहाँ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, मीडिया ने भी देखा, यूपी की सरकार ने देखा, हमने भी देखा और डॉक्टर कफील खान ने भी देखा। ये एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दूसरा और बड़ी चीज़ थी, वो थी CAA, NRC और NPR का मसला। इन तीनों चीज़ पे इस देश में ऐसी आग लगी कि जगह जगह छोटे छोटे बड़े बड़े शाहीन बाग बनने शुरू हुए और बेलगाम लोगों ने इनको मिनी पाकिस्तान कहना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सबक दे के जाती हैं ये सब चीज़ें। बहुत परेशानियां हुई, बहुत दिक्कतें हुई, लोगों को बहुत परेशानियां हुई। उन परेशानियों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बस याद दिलाते चलूं कि उसी बीच में कोरोना आ गया। जी हाँ, ये थी प्रकृति की मार, ये थी मार हमें नेचर की, कुदरत की। कहते हैं ना, जब ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं ज़मीन पे
जितने भी आम लोग हैं उनमें परेशानियां बढ़ती हैं तो ईश्वर कुछ ना कुछ करता है। हमको लगता है वही हुआ, कोरोना आ गया इस दुनिया में। कोरोना ने इंसानों को उनकी औकात याद दिला दी। हमारी साइंस ने बहुत तरक्की की, बहुत आगे चले गए, लेकिन ऊपर वाले की एक लाठी चली और सब अपने अपने कमरों में दुबक कर बंद हो गए। जी हाँ, पूरी दुनिया एक तरह से लॉकडाउन में हो गई थी। कई दिनों तक चलता रहा, बहुत परेशानियाँ दुश्वारियाँ हुई, वो आज तक चल रही हैं। लेकिन ये प्रकृति की मार सिर्फ एक बीमारी, एक वबा नहीं थी, ये कुदरत की मार थी। ये वही कुदरत की मार थी जो शायद कुछ सालों पहले हमने केदारनाथ में देखी थी, लेकिन लोग अभी भी सबक नहीं लिए और वही गलतियां दोहराते चले जा रहे हैं। कोरोना का मसला चल रहा था, लोग घरों में बंद थे, चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करती जा रही थी जो एक नए चीज़ों को जन्म देती चली गई। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, इस देश में 370 हटाया गया, हमने उसको वेलकम किया, लेकिन उसके बाद जो कश्मीर में हुआ बहुत दुखद हुआ। उसके बाद 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक पे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो आपने देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ फिर से करने में लग गए। जीएसटी आया, मोनेटाइजेशन हुआ इस देश में, और लोगों का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है। ये 2020 में ये कुछ बहुत ही मुख्य घटनाएं थी, कुछ और भी हैं, लेकिन ये साल जाते जाते हमको एक और बड़ा ज़ख्म दे गया। वो ज़ख्म था किसानों का आंदोलन। पिछले 1 महीने से, या मैं ये कहूँ कि पिछले 3 महीने से पंजाब में किसान करीब 2.5 महीने बैठे रहे। उसके बाद पिछले 20-25 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। वो किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, सरकार की कौन सी नीति या नीयत पे उनको शक है, क्यों वो आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2020 की वो चंद बातें याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने हमें बहुत कष्ट दिया, और वो कष्ट अभी भी जारी है, जिसमें से कोरोना और किसानों का जो बैठक है वहाँ पर, जो धरना है वहाँ पर, वो अभी भी जारी है। और इसका अंत कब होगा इसको भी समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, सरकार अपनी अकड़ में अड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी 2020 में एक बहुत बड़ा काम किया, वो था माफियाओं के खिलाफ एक अभियान, एक मिशन चलाना, जिसमें तमाम अपराधियों की जितनी भी अवैध संपत्तियां थी उनको या तो सीज किया जा रहा था, या तो सील किया जा रहा था, या तो उनको ध्वस्त कर दिया जा रहा था। ये पूरे यूपी में चला, और यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये बात कही थी कि अपराधियों को या तो उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा, या तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। इसी ठोका ठोकी के बीच दूसरे भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी एक उबाल आया, और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कभी मामा के बहुत बड़े अवतार में थे, शायद कहीं ना कहीं उन्हें शकुनी मामा की याद आ गई, और उन्होंने भी एक बयान दे डाला कि इस प्रदेश में जितने भी गुंडे, माफिया, अपराधी और जितने भी फन्ने खा लोग हैं, इस प्रदेश को छोड़ के चले जाएं, नहीं तो 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दिए जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो 2020 के बहुत अच्छे वक्तव्यों में से एक था। इसका नाम इसीलिए लिया, और इसके वजह से क्या हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपको मंदसौर, उज्जैन और इंदौर में देखने को मिला। किस तरह से एक समुदाय विशेष के घरों को तोड़ा गया, और किस तरह से राम मंदिर के नाम पर बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, ये कह के कि हम मंदिर के लिए बजट, इसके लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं इसलिए। और इसी क्रम में क्या हुआ कि ये पूरा मॉब मुस्लिम इलाकों से जब गुजरा है तो बहुत शोर शराबा करते हुए, उनको उत्तेजित करते हुए निकला, और नतीजन दूसरी तरफ से भी कुछ मूर्ख थे जिन्होंने पत्थरबाजी कर दी। बस यही तो चाहते हैं ये लोग जो आज हमारे देश को चला रहे हैं। लोगों में उन्माद पैदा कर दिया, लोगों ने मारना पीटना शुरू किया, मस्जिदों पे चढ़ गए, गरीब घरों पे चढ़ गए, झंडे उखाड़कर हरे रंग की चीज़ें नीचे आ गई, और जितनी केसरिया रंग की चीज़ें थी वो सब ऊपर हो गई, और एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ा जश्न पूरे एमपी में मनाया जा रहा है। और यही हिंदुस्तान की उपलब्धि थी 2020 की। 2020 उत्तर प्रदेश को कुछ ऐसे
ज़ख्म दे गया जिनको बात करना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि आपने देखा किस तरह से भाजपा के विधायक, भाजपा के बहुत बड़े विधायक, बहुत बड़े मंत्री बलात्कार के केसेस में नामजद हुए, जेल गए, उसके बाद उनको छोड़ा गया। और दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इस प्रदेश में, जिस तरह से विधायक सेंगर का मामला, जिसमें उन्होंने पूरे परिवार को ही मरवा दिया, बहुत ही अजीब घटना हुई। और ये सब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के सामने हुआ। उस पर उन्होंने क्या कदम उठाया कोई नहीं जानता है। दूसरी घटना हाथरस में हुई। अगेन फिर वही मैं कहता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन 2020 इसके लिए भी जाना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मध्य प्रदेश में हुई, जाते जाते एक ऐसा ज़ख्म दे के गई है जो शायद कभी ना भरे। और वो क्या था, वो आपने मंदसौर में, इंदौर में, उज्जैन में आपने देखा। जो दूरियां बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो दूरियां खाइयों में तब्दील हो चुकी हैं। अब शायद हमारे रेजोल्यूशंस में कुछ ऐसी चीज़ जुड़ने का वक्त आ गया है जो 2021 में हमें किसी भी हालत में करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान खतरे में है। 2020 की बात ख़त्म हो चुकी है, अब मैं 2021 की बात करूंगा। आज पहला दिन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो शायद मैं भी करने की कोशिश करूँगा, आप भी करने की कोशिश करिए। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं वो धर्म लोग मानना शुरू कर दें। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। हिंदुओं हिंदू बन जाओ, मुसलमानों मुसलमान बन जाओ, सिख काफ़ी सिख हैं, कुछ हैं वो भी सिख बन जाए, बुद्ध बुद्ध बन जाओ, क्रिश्चियंस क्रिश्चियन बन जाओ। नाम से नहीं, सिर्फ ऐसे परिवारों में पैदा हो जाने मात्र से आप उस धर्म के नहीं होते हैं। आपको उस धर्म के फंडामेंटल्स को, उस धर्म की संस्कृति को, परंपराओं को मानना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तब आप उस धर्म के सही मायने में मानने वाले होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हर धर्म में कट्टरवाद नाम की चीज़, कट्टरवादी मुसलमान, कट्टरवादी हिंदू, आज तक मेरे समझ में नहीं आया ये कट्टरता धर्म के नाम पे क्यों होती है। कट्टरता संविधान के नाम पे क्यों नहीं हो सकती है कि हम धार्मिक कट्टर हैं, हम संवैधानिक कट्टर हैं, ये क्यों नहीं सुनने को मिलता है। बस इसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हो रहे हैं भाजपा द्वारा, भाजपा के द्वारा, जी हाँ, मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर देखा गया है एक संप्रदाय विशेष के कुछ लोग अगर कुछ आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं तो पूरे के पूरे संप्रदाय पे, पूरे समुदाय पे ये आरोप लगा दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है इस्लामी आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। तो क्या बीजेपी के विधायक या मंत्री अगर बलात्कार जैसे कृत्य में पाए जाते हैं तो क्या पूरे भाजपा वालों को बलात्कारी पार्टी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। मैं इसके खिलाफ़ हूँ। इसी तरीके से आप इस्लामिक आतंकवाद का जो शब्द यूज़ करते हो, ये कहीं ना कहीं मुझ जैसे मुसलमानों के दिलों को बहुत ठेस पहुँचाता है, जो हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं, तरक्की के बारे में सोचते हैं। और देखा गया है कि मुसलमानों में एक बहुत सा बड़ा वर्ग है जो शायद इतनी नफ़रतें लेकर जी रहा है, इतनी नफ़रतें लेके जी रहा है, जो आज देखने को मिल रहा है हिंदू समुदाय की तरफ से। कहीं उसका रिएक्शन तो नहीं है। यही सब जानने की ज़रूरत है। हमें कदम ऐसे उठाने हैं कि दोनों के बीच में जो ये दूरियां हैं, गलतफहमियां हैं, इनको दूर किया जाए। और जो हमारे पुराने वक्त में नारा लगाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो सिर्फ नारा बन के ना रह जाए। हमें इसको क्रियान्वित करना है और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना है, और उनके मन में जितनी गलतफहमियां हैं उनको दूर करना है। और इसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुद्ध हिंदू बनो, आप शुद्ध मुसलमान बनो। मुसलमान जब बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा इस्लाम क्या है, हिंदू बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा पुराण और वेद क्या हैं। आप लोग इनसे दूर हो, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। जिस दिन हिंदू अपने वेदों को जान लेगा, अपने पुराणों को जान लेगा, उपनिषद को जान लेगा, श्रुति संहिता को जान लेगा, गीता महाभारत को जान लेगा, रामायण को जान लेगा, वो
कभी नफ़रत नहीं करेगा। और वही चीज़ मुसलमानों पे है, जिस दिन वो कुरान पढ़ लेगा, जिस दिन वो अहादीसों को पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह कोई मुसलमान किसी से कभी नफ़रत नहीं करेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा, किसी की कोई बदज़बानी नहीं करेगी। आओ मिलकर कसम खाएं इस साल का रेज़ोल्यूशन कि हर हिंदू हिंदू बनेगा, हर मुसलमान मुसलमान बनेगा, सिख सिख बनेगा, बुद्ध बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा, जैन जैन बनेगा। इसी रेज़ोल्यूशन के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।